हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जो कि कम्प्लीटली एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस हम वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, यानी आज का गोल क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो टुडेज़ गोल जो है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा ये होगा। फिर उसके बाद दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको हम हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट टॉपिक भी है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन क्या है, इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन क्या है, यानी उसका अनुप्रयोग क्या है, इसका यूज़ क्या है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, नंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, जिनकी मदद से हम वस्तुओं को मापते हैं, वस्तुओं को गिनते हैं, यानी गिनने में और मापने में, नामकरण करने में, ये सारी चीज़ें जितनी भी आप आंखिक मान देखते हैं वो सभी क्या है, आपके संख्याएँ ही हैं। और इन संख्याओं को मुख्यतः दो प्रकार से बांटा गया है। पहला जो है आपका वो है इमेजनरी नंबर, और दूसरा जो है आपका वो है रियल नंबर, जिसको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो ये जो इमेजनरी नंबर है ये आपके क्लास 11th का पार्ट है, तो आप इसे क्लास 11th पढ़ेंगे। और आपका जो ये रियल नंबर है वो आपका क्लास 10th का पार्ट है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे। और अब ये समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स किसे कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या क्या होता है। तो देखिए, वास्तविक संख्या जो होता है वो एक प्रकार का सेट है, यानी समुच्चय है। समुच्चय भी 11th क्लास का ही पार्ट है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। 11th क्लास में जब आप जाएंगे तो समुच्चय नाम का एक पार्ट है, जिसको इंग्लिश में सेट बोला जाता है। उसमें आप पढ़ेंगे कि सेट क्या होते हैं। तो आप शॉर्ट में जान लीजिए कि जो सेट होते हैं वो एक प्रकार के कलेक्शन होते हैं कई संख्याओं। जैसे ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर जो है वो कई संख्याओं का एक कलेक्शन है, और उन्हीं कलेक्शन को मिला के आपका एक सेट बना है, जिसको हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इस रियल नंबर में पहला जो है आपका वो है प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं क्या होती हैं, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। 1 से लेके इनफाइनाइट तक की जितने भी अंक हैं उन सभी अंकों को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, यानी नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते पूरा इनफाइनाइट तक आपका क्या है, वो सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर दूसरा जो है आपका वो है पूर्ण संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। इसमें आपका जो होता है वो जीरो भी इंक्लूड होता है। जो प्राकृतिक संख्या होता है उसमें जीरो नहीं होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो होता है। जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, यहाँ से लेकर सारे वैल्यूज़ क्या होते हैं, वो आपके पूर्ण संख्या में आते हैं। फिर उसका जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक, जिसके बारे में आपका पूरा ये चैप्टर है, जिसको हम इंटीजर भी बोलते हैं। इसमें होता है आपका -1 -2 -4 ऐसे ही करके, यानी माइनस भी वैल्यूज़ होंगी और जीरो भी इंक्लूड होगा इसमें, यानी जीरो भी समाहित होगा, और +1 +2 +3 ऐसे भी अंक होंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपके पूर्णांक है। तो बेसिकली आपका जो चैप्टर है पूर्णांकों के बारे में ही है। जो रियल नंबर है वो पूर्णांकों के बारे में ही बताता है। तो फ्रेंड, उसके बाद आपका आता है परिमेय संख्याएं, जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जिसमें जो Q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी P/Q के रूप में जो हम लिखते हैं, जो हर होता है वो हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या को आप निचली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ। फिर उसके बाद आपका जो है वो है अपरिमेय संख्या है, जिसको हम दशमलव में लिख सकते हैं, अंडर रूट में लिखते हैं। जैसे पाई हो गया, पाई आपका क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, इन सभी संख्याओं को मिला के आपका एक सेट बनता है, और उसी सेट को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब समझ चुके हैं आप कि रियल नंबर जो है वो कई संख्याओं का एक कलेक्शन है, एक सेट है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो फ्रेंड्स, अभी इसके अंदर जाने से पहले हम इसको ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं आखिर ये है क्या। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो यूक्लिड है, यूक्लिड वो एक मैथमेटिशियन का नाम है, यानी एक गणितज्ञ का नाम है। और डिवीज़न यानी जो विभाजन है वो एक प्रक्रिया है, वो एक मेथड है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रमेयिका आप देख पा रहे हैं उसका मतलब होता है सहायक प्रमेय, यानी हेल्पिंग थ्योरम। इसको और डीपली समझा जाए तो सहायक प्रमेय यानी कि जो प्रमेयिका होता है वो एक ऐसा कथन होता है जिसकी मदद से हम अन्य कथनों को सत्य करने में प्रयोग करते हैं।
ठीक है। यानी जो लेमा आपका है वो एक ऐसा कथन है जिसकी सहायता से किसी और कथन को सत्य करने में हम इसकी मदद लेते हैं, उसको हम लेमा बोलते हैं, यानी हम उसको प्रमेयिका बोलते हैं। इसको तो फ्रेंड्स अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको एक विभाजन प्रमेयिका बोला गया है। विभाजन प्रमेयिका इसे इसलिए बोला गया है क्योंकि यूक्लिड ने विभाजन की प्रक्रिया को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया, उसका अध्ययन किया, फिर अपना एक मत इस दुनिया के सामने रखा, यानी अपना एक सुझाव दिया, अपना एक ऑब्जर्वेशन रखा। उन्होंने विभाजन की प्रक्रिया से एक अपना अलग मतलब निकाल दिया, इसीलिए उसे एक विभाजन प्रमेयिका बोला गया है। इसे प्रमेयिका इसीलिए बोला गया है, इसे लेमा इसीलिए बोला गया है, नहीं तो उसे क्या बोला गया होता, उसे थ्योरम बोला गया होता, यानी उसको प्रमेय बोला गया होता। जैसे अगर आप पाइथागोरस प्रमेय का अध्ययन करके अगर उसका एक अलग मतलब निकाल देते हैं तो वो आपका प्रमेय नहीं होगा, वो आपका लेमा कहा जाएगा, यानी वो आपकी प्रमेयिका हो गई। यानी अगर आपका नाम मोहन है तो उसे बोला जाएगा मोहन पाइथागोरस प्रमेयिका, यानी मोहन पाइथागोरस लेमा बोला जाएगा उसको, क्योंकि वो आपकी 100% रिसर्च नहीं है, वो किसी और के रिसर्च पे डिपेंडेड है, किसी और के रिसर्च पे निर्भर है, ठीक है। इसलिए उसको हम लेमा बोलेंगे, प्रमेयिका बोलेंगे। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो बस आप इतना याद रखिए, जो प्रमेयिका होता है वो पहले से ही प्रूव्ड होता है और उसकी मदद से हम किसी और कथन को, यानी किसी और स्टेटमेंट को सत्य साबित करने में उसकी मदद लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रमेयिका बोलते हैं, उसको लेमा बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आखिर यूक्लिड ने विभाजन की प्रक्रिया को ऑब्जर्व करके, उसका अध्ययन करके आखिर कौन सा प्रमेयिका इस दुनिया के सामने रखा जिसे हम आज पढ़ रहे हैं, वो अब देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हैं हमारे यूक्लिड अंकल, ठीक है, इन्होंने ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दिया है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार होंगी कि a = bq + r होगा। अब इनके कहने का मतलब क्या है उसको समझने से पहले आप इन सभी पदों की मीनिंग समझ लीजिए, यानी जो a है, b है, q है, r है, वो आखिर है क्या, ठीक है, वो एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका a है वो भाज्य है, यानी डिविडेंड है। तो भाज्य किसे कहते हैं, भाज्य उसे कहते हैं जिसमें हम किन्हीं संख्या से भाग देते हैं, यानी जिसमें हम भाग देते हैं उसको हम भाज्य कहते हैं। और ये जो b है वो आपका भाजक है, यानी डिवाइज़र है। भाजक उसे कहते हैं जिससे हम भाग देते हैं, यानी जिससे हम भाग देंगे किसी संख्या में वो भाजक होता है, और जिसमें भाग देंगे वो भाज्य होता है। यहाँ पे में और से पे ध्यान देंगे तभी आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। यानी जिसमें भाग देंगे वो आपका क्या होगा, भाज्य होगा, और जिससे भाग देंगे वो आपका भाजक होगा, यानी डिवाइजर होगा, ठीक है। अब ये जो आपका Q है वो आपका क्वोशिएंट है, यानी भागफल है, ठीक है। यानी जब भाग कर लेते हैं हम उसके बाद जो आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, भागफल होता है। अब ये जो R है वो क्या है, R जो है वो रिमाइंडर है, यानी शेषफल है, ठीक है। जो बचता है लास्ट में वो क्या होता है, शेषफल होता है। तो अब यूक्लिड ने क्या बोला, यूक्लिड ने बोला कि आप किन्हीं भी धनात्मक पूर्णांक को ले लो, किन्हीं भी धनात्मक पूर्णांक को। उन्होंने ये रूल जो दिया है वो सिर्फ एक पूर्णांक के लिए है, ठीक है। तो पूर्णांक अभी आपने समझा कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक प्लस माइनस, यानी +1 +2 +3 +1 ऐसे करके -1 -2, और उसमें 0 भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। यानी धनात्मक भी होता है पूर्णांक और ऋणात्मक भी होता है, और उसमें 0 भी होता है। तो ये जो रूल है वो धनात्मक पे भी वैलिड है और ऋणात्मक पे भी वैलिड है, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ धनात्मक के लिए ही सीमित है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे धनात्मक लिखा गया है। तो उन्होंने बोला कि आप किसी भी पूर्णांक को ले लो, यानी उसका जो भाजक होगा और भागफल होगा और शेषफल जो होगा वो हमेशा a = bq + r के रूप में होगा, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के रूप में हमेशा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो r है, यानी जो आपका शेषफल है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा आपका जो डिवाइज़र है, आपका जो भाजक है, जो यहाँ पे b जो है उससे हमेशा छोटा ही होगा। भले ही एक ही कम हो, लेकिन एक ज़रूर कम होगा, कुछ भी हो उससे छोटा ही रहेगा, ठीक है।
हो सकता है 5 भी छोटा हो जाए, 3 भी छोटा हो जाए, 2 भी छोटा हो जाए, 1 भी छोटा हो जाए, लेकिन हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा, बड़ा कभी नहीं होगा या फिर उसके बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस छोटे से लाइन का मतलब यही है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए कि जो आपका ये जो r है वो शेषफल जो है वो शून्य के बराबर भी हो सकता है या शून्य से अधिक भी हो सकता है, लेकिन भाजक जो b है आपका उससे कम से कम 1 कम अवश्य ही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे हमें ये सुविधा हो गई कि हम किसी भी भाजक यानी किसी भी पूर्णांक को अगर देख लें और उससे किसी संख्या में हम भाग दें, तो भाग देने से पहले ही हम बता सकते हैं कि इस भाजक का शेषफल क्या आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप 7 ले लें अगर, और 7 से किसी भी संख्या में आप भाग दो। ठीक है, किसी भी संख्या में, अभी मैं यहाँ पे किसी संख्या को लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए 7 है और इस 7 से आप किसी भी संख्या में भाग दे रहे हो, तो इसका जो शेषफल होगा वो क्या क्या आ सकता है, यानी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 7 का शेषफल ये आ सकता है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को फॉलो करें तो हम क्या कर सकते हैं, 7 का जो संभावित शेषफल होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, लेकिन 7 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यूक्लिड ने बोला है कि जो आपका शेषफल है वो भाजक के बराबर भी नहीं हो सकता और उससे बड़ा भी नहीं हो सकता, लेकिन 0 के बराबर हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। तो इतने सारे हमारे क्या हैं, संभावित शेषफल है। तो आप किसी भी संख्या में अगर भाग दे दो 7 से, ठीक है, तो उनका जो शेषफल है वो इन्हीं सारे अंकों में से ही आएगा। ठीक है, जैसा कि हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लेते हैं कि हम अगर 7 से 18 में भाग दें तो कितने बार में जाएगा और इसका शेषफल क्या आएगा। जब आप 7 से भाग देंगे 18 में तो क्या होगा, 2 से जाएगा और 2 से जब आप भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूना 14। ठीक है, और 18 में से जब आप 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, यानी 18 से जब 14 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। और यही 4 क्या है, आपका शेषफल है। क्या है, शेषफल है। अब आप यहाँ पे देखिए 7 के संभावित शेषफल में क्या 4 है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, आपका 4 दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो यूक्लिड ने शेषफल के विषय में जो ये बोला है, इससे हमें यही फ़ायदा हुआ कि हम किसी भी संख्या में भाग देने से पहले ही बता सकते हैं कि आखिर इसका शेषफल क्या आ सकता है, किसी भी संख्या से अगर भाग दें तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल में भाजक कौन है, भाज्य कौन है और शेषफल कौन है वो आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भाज्य है वो है 18 और आपका जो भाजक है वो है 7 यानी 7 है। ठीक है, और भागफल कौन है, आपका भागफल जो है वो है 2। ठीक है, और शेषफल कौन सा है, आपका शेषफल है 4। तो चलिए फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लें अगर हम 7 से भाग दें किसी और संख्या में, जैसे कि आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे हम मान लेते हैं अगर हम 198 ले लें, तो अगर 7 से हम 198 भाग दें तो भी जो शेषफल होगा इन्हीं सारे में से आएगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो हमारा संभावित शेषफल है इसी में से आएगा। ठीक है, तो एक बार भाग दे के देखते हैं। तो 7 से जब आप 198 भाग देंगे तो क्या होगा, कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा पहले तो 2 बार में जब जाएगा तो क्या होगा, 14 हो जाएगा। तो जब 19 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा और फिर उसके बाद आपका जो 8 है वो उतर जाएगा। ठीक है, अब 7 से आप 58 यानी 7 से आप 58 में जब भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 7 8 56 यानी 56 यानी 8 बार में जाएगा। तो यहाँ पे 56 लिख दीजिए आप। तो 56 यानी 58 से जब आप 56 घटाएंगे तो कितना आएगा, आपका शेषफल बचेगा कितना, 2 बचेगा शेषफल। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो 7 का संभावित शेषफल है उसमें भी आपका ये 2 है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि आखिर ये जो यूक्लिड ने लेमा जो दिया है अपना, आखिर इसका यूज़ क्या है, इसका प्रयोग क्या है, आखिर एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, वो आप देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिविजन्स लेमा, यानी आखिर उनका यूज़ क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यूक्लिड ने हमें क्या बोला था, यूक्लिड ने बोला था कि आप किसी भी पूर्णांक को ले लो, जैसा कि हम यहाँ पे a और b को लेते हैं। ठीक है, एक पूर्णांक है तो आप किसी भी पूर्णांक को ले लो, उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, उसको हम a = b³ + r के रूप में लिख सकते हैं। ये यूक्लिड ने बोला था। और उन्होंने ये भी बोला था कि जो आपका r है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और भाजक जो आपका b है उससे हमेशा छोटा ही होगा। और यहाँ पे जो a था वो क्या था आपका, वो आपका था भाज्य और b आपका जो था वो था भाजक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। और वहाँ पे q क्या था फ्रेंड्स, q आपका था भागफल, जिसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है, और r था आपका रिमाइंडर, जिसको हम शेषफल बोलते हैं।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये आपने कभी पढ़ा भी होगा। तो इसी का अध्ययन करके यूक्लिड ने क्या किया था, अपना एक रूल दिया था। उन्होंने बोला था किन्हीं भी पूर्णांकों को हम a = bq + r के रूप में लिख सकते हैं। उन्होंने यही एक मतलब निकाल दिया, इसीलिए उसको लेमा बोला गया था। मैंने आपको ये डिटेल में बताया था, ठीक है। तो अब इसका यूज़ क्या है, एक एग्जांपल की मदद समझते हैं। अगर हम a = bq + r में अगर b को निश्चित कर दें, यानी उसको अगर कोई भी संख्या मान ले अगर, तो क्या होगा, जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे a है और b की जगह पे 2 है, ठीक है। तो क्या होगा आपका एक्सप्रेशन a = 2q + r हो जाएगा। हमने b की जगह पे कुछ भी मान दिया, जैसे कि आप मैंने यहाँ पे क्या माना है, 2 माना है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या माना है, a = 2q + r। यहाँ पे b की जगह पे क्या है, 2। b को निश्चित करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, यानी b की जगह पे हमने जब 2 रखा तो क्या हुआ, b की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि जो r है उसकी वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती हैं, ठीक है। यानी r जो है यहाँ पे क्या होगा, r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा, 2 से छोटा ही होगा, क्योंकि हमने b की जगह पर क्या माना है, 2 माना है। तो यहाँ पे जो r होगा वो हमेशा क्या होगा, 2 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स r जो है वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, यानी हम दोनों स्थिति लेके चलेंगे, 0 भी लेके चलेंगे, 1 भी लेके चलेंगे, ठीक है। यानी एक स्थिति में हम क्या लेंगे, एक स्थिति में हम r = 0 लेंगे और दूसरी स्थिति में हम क्या लेंगे, r = 1 लेंगे, ठीक है। तो जब आप इस एक्सप्रेशन में, यानी जो a = 2q + r समीकरण है, इसमें जब आप r का मान रखेंगे 0, तो कौन सा समीकरण आपको प्राप्त होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको क्या प्राप्त होगा, 2q प्राप्त होगा, यानी a = क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। और जब r = 1 रखेंगे हम इसमें, तो क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा a = 2q + 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो ये a = 2q + r था उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी उसको एक 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक है a = 2q और दूसरा जो है वो है a = 2q + 1, यानी 2 कैटेगरी में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो फ्रेंड्स यूक्लिड डिवीजन लेमा का पहला प्रयोग यही है कि आप किसी भी पूर्णांक को उसका एक अलग नाम दे सकते हैं, उसका एक कॉमन नाम दे सकते हैं, एक कॉमन कैटेगरी दे सकते हैं, जिसमें आप किसी भी मान को रखें अगर, तो आपको सारे के सारे पूर्णांक क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे a = 2q है और a = 2q + 1 है, इन दोनों में आप अगर किसी भी पूर्णांक को रखें अगर, तो आपको सारे के सारे पूर्णांक मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम इसमें इस q का मान अगर रखें, अगर हम मान लीजिए कोई भी आप अंक रखें, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे हम q की जगह पे 0 रख रहे हैं, ठीक है। तो जब आप 0 रखेंगे q की जगह पे, तो क्या प्राप्त होगा आपको, a = 0 प्राप्त होगा, ठीक है। यानी जब q का मान रखेंगे आप 0 तो 0 प्राप्त होगा। और इसमें जब आप q का मान 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा 1, ठीक है। यहाँ पे 0 मिला और यहाँ पे 1 मिला, ठीक है। अब आप q की जगह पे कुछ और वैल्यूज रखिए, जैसे हम मान लेते हैं 1, अगर q की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें, a की जगह पे क्या प्राप्त होगा, हमें 2 प्राप्त होगा, यानी a = हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। और फिर अगर हम इस एक्सप्रेशन में और फिर इसमें हम अगर रखें तो हमें क्या प्राप्त होगा, a = 3 प्राप्त होगा, यानी यहाँ पे 3 हमें। और फिर अगर हम q की जगह पे अगर 2 रखें तो क्या होगा, तो हमें प्राप्त होगा 4। फिर इसमें हम q का मान रखें 2 तो क्या प्राप्त होगा, हमें 5 प्राप्त होगा, यानी 5 प्राप्त होगा, a = 5। अगर फिर से अगर हम q = 3 रखें तो क्या प्राप्त होगा, हमें a = 6, यानी यहाँ पे 6 प्राप्त होगा। और फिर इसमें रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। और फिर से हम अगर q = 4 रखें तो हमें 8 प्राप्त होगा, यानी 8 प्राप्त होगा, देख पा रहे हैं a = तो आप जितना भी वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू रखते जाएं, आपको सारे के सारे पूर्णांक ऐसे ही मिलते जाएं। और ऐसे ही अगर हम 5 रखते हैं q की जगह पे तो हमें क्या मिलेगा, a = 10, यानी 10 मिला। और इसमें अगर हम 5 रखते हैं तो क्या होगा, हमें 11 मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का जो प्रयोग है, उसका जो यूज है, उसके यूज से हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रयोग से हम किसी भी पूर्णांक को एक फंडामेंटल यानी एक कॉमन नाम दे सकते हैं, जिसमें हम किसी भी संख्या को रखते जाएं हमें सारे के सारे पूर्णांक प्राप्त होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि q का मान हमने सीरियल वाइज रखा है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें सारे के सारे इवन नंबर्स प्राप्त हो गए, यानी सम संख्याएं जो थी वो सारे के सारे यहाँ पे प्राप्त हो गए। ऐसे आप जब मान रखते जाएंगे तो और भी जो सम संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं सीरियल वाइज आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे सारे के सारे विषम संख्याएं, जो ऑड संख्याएं हैं, जो ऑड नंबर्स होते हैं, वो सब यहाँ पे प्राप्त हो गए।
तो फ्रेंड्स यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मदद से हमने क्या किया, हमने सम संख्याओं के लिए एक कॉमन नाम बना दिया, यानी उसका एक कैटेगरी बना दिया, और विषम संख्या के लिए भी हमने एक कैटेगरी बना दिया, उसका एक कॉमन नाम दे दिया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सम संख्याओं की एक कैटेगरी बताओ या फिर उसका एक नाम बताओ या फिर एक ऐसा एक्सप्रेशन बताओ जिसमें आप कोई भी पूर्णांक रखो आप, तो आपको सारे के सारे इवन नंबर्स मिल जाए, यानी सम संख्या आपको प्राप्त हो जाए, तो वो नाम कौन सा है? वो है a इज इक्वल टू 2k, यानी a इज इक्वल टू 2k में आप कोई भी पूर्णांक रख दो, आपको सारे के सारे सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और विषम संख्याओं के लिए यानी ऑड नंबर्स के लिए a इज इक्वल टू 2k प्लस 1 है, यानी a इज इक्वल टू 2k प्लस 1 में अगर q की वैल्यू आप कोई भी पूर्णांक रख दें, उसकी जगह पे कोई भी पूर्णांक रख दें, तो आपको क्या मिलेंगे? आपको केवल और केवल विषम संख्याएं ही प्राप्त होंगी, केवल और केवल ऑड नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे q की जगह पे यहाँ पे x भी बोल सकते हो, यानी 2x भी बोल सकते हो, और यहाँ पे 2x प्लस 1 भी बोल सकते हो। तो q जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो निश्चित नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि आखिर एग्जाम में हमें कैसा लिखना है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण क्या है? बोला गया उदाहरण में कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांकों को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि आप किसी भी धनात्मक विषम संख्याओं को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हो, आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ करेंगे, और सबसे पहला लाइन हमारा क्या होगा एग्जाम में जब हम लिखेंगे, यानी जब हम क्वेश्चन को करेंगे उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है जिसको 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होगा। तब क्या होगा? तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के जो प्रमेयिका क्या है आपकी, a इज इक्वल टू bq प्लस r है, और वहाँ पे जो r जो है वो 0 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और हमेशा b से हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दें तो आपको यहाँ पे क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है। यानी यहाँ पे विषम पूर्णांकों के लिए एक अलग नाम दिया गया है। अभी हमने विषम पूर्णांकों के लिए क्या नाम दिया था? 2q प्लस 1 दिया था, और यहाँ पे बोला गया है कि आप सिद्ध कीजिए कि क्या विषम पूर्णांकों के लिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 भी हो सकता है क्या? तो हम सिद्ध करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ करके अगर उसमें b के जगह पर 6 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे a इज इक्वल टू देख पा रहे हैं आप 6q प्लस r लिखा है, तो b के जगह पे हमने क्या रखा है? यहाँ पे हमने 6 रखा है, ठीक है, यानी a इज इक्वल टू 6q प्लस r। तो 6 रखने के कारण क्या हुआ? आपका जो r है उसकी संभावित मान हमें पता चल गया, ठीक है, यानी r क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो r है आपका, यानी जो शेषफल है वो 0 के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 6 से हमेशा क्या होगा? छोटा ही होगा, यानी 6 यहाँ पे क्या है आपका? b है, यानी भाजक है। तो संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 भी हो सकता है, इतने सारे हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या बोला गया? हमें तो सिर्फ विषम संख्याओं के लिए यानी विषम पूर्णांकों के लिए ही बोला गया, ठीक है। यहाँ पे r की हम वही वैल्यूज लेंगे जो कि ऑड हो यानी विषम हो। तो यहाँ पे विषम कौन कौन है? एक तो आपका यहाँ पे 1 है और 3 है और एक 5 है, यानी यहाँ पे 3 केस बनेंगे, यानी 3 स्थितियाँ होंगी। एक बार हम r का मान 1 रखेंगे, और एक बार r का मान 3 रखेंगे, और एक बार r का मान 5 रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? r के जगह पे 1 रखेंगे, तो क्या प्राप्त होगा हमें? a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, यहाँ पे r का मान हम 1 रखेंगे, तो क्या मिलेगा हमको? a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 मिलेगा, ठीक है। अब हम अगर r के जगह पे 3 रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा? a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 प्राप्त होगा, और फिर जब हम 5 रखेंगे तो क्या होगा? a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप q की जगह पे कुछ भी रखें तो आपको क्या होगा? तो आपको सिर्फ ऑड नंबर्स ही मिलेंगे, यानी कि विषम संख्या ही मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः ये सत्यापित होता है कि प्रत्येक विषम पूर्णांकों को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। आप एक बार q का मान कोई भी पूर्णांक रख के देख लीजिएगा, जो मान आएगा वो एक विषम पूर्णांक ही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपने सारे डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है, अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, और वहीं से आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप इस वीडियो को गंभीरता से देखें, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी पोटेंशियल लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है। तो अगर आप इसको गंभीरता से नहीं देखेंगे और ऐसे वीडियोस का आप पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे तो हमारी मेहनत जो है फ्रेंड्स वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गंभीरता से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और हमारे भी मेहनत को आप अप्रिशिएट करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, जोरदार पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।